बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन और मैं हूं चौधरी अकमल। नाज़रीन, बजट 2021 और 22 जो है वो आ चुका है और उसमें नए टैक्सेस जो हैं वो टारगेट जो गवर्नमेंट ने इस मरतबा तजवीज़ किया है वो 5800 का तजवीज़ किया है और दीगर भी उसमें काफ़ी सारे प्लस एंड माइनसेस हैं। इसके ऊपर हम एक तफसीली प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। इस प्रोग्राम में आज जो हम बात करेंगे सिंध हुकूमत और वफाक के हवाले से, आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर अल्फाज की गोलाबारी और ज़ोर शोर से जारी है और दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला भी जारी है और कभी एक लीडर का बयान आ जाता है तो उनको दूसरे लीडर काउंटर करते हैं। अब इसकी कौन सी बुनियादी वजूहात हैं, जिनमें ज़्यादातर जो वजूहात हमारी नज़रों में जो दोनों तरफों से सामने आ रही हैं, एक तो पानी की तकसीम का मसला है, उसके ऊपर इश्यूज़ हैं, बजट में फ़ंड्स की एलोकेशन का मसला है, एनएफसी का मसला है और उसके बाद हाल ही में सीएम साहब ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ज़िक्र किया है वो है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो दोनों तरफ से जो है वो बातें हो रही हैं, तो इसी हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं जनाब तैमूर तालपुर साहब, ये मिनिस्टर हैं आईटी एंड साइंस के। वेलकम टू द शो तालपुर साहब। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे मेहमान हैं हमारे फिरदौस शमीम नकवी साहब, साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और हाल ही में जो है वो एमपी हैं और आजकल जो है वो बड़े इनकी तरफ से भी बड़े बयानात आ रहे हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। नकवी साहब, आप बताएं ये क्या एनएफसी के हवाले से और जो सिंध और वफाक के दरमियान जो मसाइल हैं उनकी आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं, और ये पानी का भी जो मसला सामने आ रहा है तो इसके ऊपर आपका क्या वो है स्टेटमेंट? देखिए, बुनियादी तौर पे एनएफसी के ऊपर तो मसला नहीं, जिससे कि एनएफसी के पैसे हैं वो आइन में उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। ठीक है। जितना पैसा इसका कलेक्ट होता है हर सूबे का उसका हिस्सा मिल जाता है स्टेट बैंक से डायरेक्ट। जो मसला वो रेज कर रहे हैं कि जो सरकार का सालाना पीएसडीपी प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें सिंध को कम हिस्सा मिला, ठीक है, सूबों के, जिसके तहत उसको उन तमाम मिनिस्ट्रीज में काम करवाने होते हैं जो कि वफाक के नीचे जो मिनिस्ट्रीज है उसमें वाटर है। तो वाटर में सारे बंद जो बन रहे हैं वो इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। अगर बंद केपी में बनेगा तो फायदा पूरे मुल्क को होगा। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि फंड जो है वो केपी को दे दिया गया। इसी तरह उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है, अगर उसके तहत सड़कें बन रही हैं और मोटरवेज बन रही हैं तो वो मोटरवेज पर पैसा पंजाब में ज्यादा खर्च होगा या बलूचिस्तान में ज्यादा खर्च होगा, ये उन सूबों की तूल अर्थ सिंध से ज्यादा है। ठीक है, ये कहना कि अगर हम कराची से खैबर सड़क बना रहे हैं ये पंजाब में पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो जो इनके मुआवजा है वो दुरुस्त नहीं। जहां तक पानी की आपने बात की, अच्छा, सबसे ज्यादा है जो मेरे नजदीक है वो इस मुल्क की इकाई है और भी जो हुकूमत लोगों में तफरीका डालती है नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपका ये कहना है कि जो है वो पीएसडीपी के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का राइट है, तो वो अपना जो है वो उसके ऊपर फंड्स को इस्तेमाल करती है। अब इसके ऊपर जो है हम तालपुर साहब की राय लेते हैं, उनका जो है वो क्या इसके ऊपर बयानी है। जी तालपुर साहब। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई इनफैक्ट नकवी साहब सिंध के शहरी हैं, सिंध का पानी पीते हैं, और जब बात आती है सिंध के हकूक की, सिंध के राइट्स की, पंजाब और की तारीफ करते हैं, बड़ी मुझे हैरत होती है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक सिंधी सिंध में रहने वाला कहेगा कि पंजाब और केपी के ज्यादा स्कीम दे दे और सिंध को आप कुछ भी ना दे। तो ये तो मुझे बात समझ से बारी। जरा फिगर में शेयर करता चलूं तो बात
ये है कि ये इमरान खान साहब ही कहते थे कि मैं एक ही आंख से पाकिस्तान को तोलूंगा। ठीक है। तो ये तो एक आंख से नहीं तोल रहे, वो तो बाकी पाकिस्तान में जो है 100 सूबे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी को एक तरफ से तोला जा रहा है और सिंध को एक अलग सा आंख से देखा जा रहा है, जैसे कि हम शायद कोई इंडिया का हिस्सा हो और बाकी पाकिस्तान का हिस्सा हो। आपको मैंने फिगर बताया, स्कोर बताया कि जो बाकी सूबों को मिल रहा है क्या मिल रहा है और सिंध को क्या मिल रहा है। तो बहुत ही शर्म आती है मुझे सोचते हुए कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म के दौरे मयार रखे अपने शहरियों के साथ, अपने सिंधियों के साथ। वो शहर, वो सूबा जो 70% ऑफ द बजट आपके पाकिस्तान के पूरे मुल्क का जो है हम देते हैं, और आप हमारे साथ इस तरह से ज्यादती करें। आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, जब ये प्रोसीजर होता है एक बजट से पहले का, तो प्रपोजल मांगे जाते हैं सूबों से। तो पंजाब ने जी मांगे हमें जो है चाहिए 15 स्कीम्स, 15 मेन कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े उनके सेक्टर्स में बताए। उसी तरह केपीके ने बताए, उसी तरह सिंध ने बताया। ठीक है। तो पंजाब ने मांगी 15 स्कीमें, ठीक है, पर पंजाब को दी गई 17 स्कीमें। ठीक है। जो बजट प्रपोज किया गया पंजाब का, उससे 2 अरब ज्यादा दिया गया। हमारी जो डिमांड थी पंजाब की, उससे 2 अरब ज्यादा दिया। ठीक है। हमने जो डिमांड की, हमने कहा सिंध को भी 17 स्कीमें चाहिए, हमने आइडेंटिफाई करके स्कीमें दी। उन 17 में से एक भी स्कीम नहीं मिली, एक भी स्कीम हमारी जो है प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव नहीं की। बाकी सूबों में क्या बात है, क्या क्या अमाउंट की स्कीमें आ गई हैं, और यहाँ पर एक नई स्कीम नहीं है। सिर्फ 1.5 अरब रुपया रखा है, और वो भी 5 साल पुरानी एक हमारी रोड सेक्टर की स्कीम पे। तो इस तरह से आप अगर नाजागियां करेंगे, जब पानी का बात आएगी तो पानी का आप हिस्सा लेके दूसरे सूबे में बांट देंगे, तो ये क्या कसूर क्या है सिंध के अवाम का कि वो वोट करने को तैयार नहीं है। इसका जवाब लेते हैं नकवी साहब से। नकवी साहब आप बताएं, तैमूर साहब ये कह रहे हैं कि 2 बिलियन रुपए जो है वो पंजाब को ज़्यादा दिए गए हैं, 17 स्कीमें जो हैं वो गवर्नमेंट ने जो है वो इमरान खान साहब ने या पंजाब की एक्सेप्ट की हैं, सिंध की नहीं की। तो ये सिंध के साथ जो इम्तियाजी सलूक है ये क्यों रखा जा रहा है? और आप भी जो है ना वो अक्सर और बेशतर जो है वो सिंध के हवाले से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो क्या पहली बात तो ये कि इनके फिगर से एग्री करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 70% रेवेन्यू जो है वो सिंध देता है, तो इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स दें सर। जरा किबला तैमूर तालपुर साहब से पूछें कि 2007 से पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं दिया गया उस सूबे के, और जिस पैसे का वो जिक्र करते हैं। नकवी साहब पीएफसी का पूछते हैं, नहीं पीएफसी का पूछते हैं। पहले जो उनके ये जो 2 या 3 पॉइंट जो उन्होंने उठाए ये वैलिड है या नहीं है, इसके ऊपर बात कर लें सर। बात तो मैं आपके उसका भी जवाब दूंगा ना। जी बात तो मुकम्मल करने करें। जहाँ ये कहते हैं कि सिंध जो है 70% रेवेन्यू देता है, तो सिंध को 95% रेवेन्यू ये शहर कराची देता है। इसकी सड़कें, इसका कूड़ा, इसकी बसें, इसका हर कोना वो दास्तान सुनाता है कि उसके साथ कितना जस्टिस किया जा रहा है। अब जहां तक बात हुई, तो मैं इनसे पूछता हूं, जरा मुझे ये बता दीजिए कि जब 2007 से 13 तक पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट वफाक में थी, तो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट को कितनी फीसद मिल रहा था पीएसडीपी का, और आज जब पीटीआई की गवर्नमेंट है वफाक में, तो उसमें कितनी कटौती हो गई? ये क्या इनके पास बजट डॉक्यूमेंट आ गया है? हमारे लिहाज से वफाक ने सिंध के लिए 705 अरब कराची के स्पेशल पैकेज में दिया, 426 बिलियन का अंदरून सिंध की 14 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पैकेज दिया। ये 1100 अरब 3 साल में वो खर्च होने, वो रकम इन्हीं ने ली है या नहीं ली है? इसे के शायद इनको ना ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी आती है, ना बजट पढ़ना आता है किबला को। अगर आ रहा होता तो ये सूरत हाल इनको समझ में आ जाती। मैं इनको ये कह सकता हूं कि इस उम्र में इस बारे में इल्म भी कम रखते हो कि मेरे पास आए, मुझे समझाएं, या मैं इन्हें समझाता हूं कि वो ज्यादती सिंध के साथ नहीं हो रही जिसका ये दावा कर रहे हैं।
पानी के सिलसिले में मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूं कि सिंध का एक कतरा पानी का चोरी नहीं होना चाहिए, किसी और सूबे को मिलना भी नहीं चाहिए, और तो भी किसी सूबे का पानी नहीं लेना चाहिए। ये अफसोस की बात है कि सिंध की गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान का 61% पानी चोरी किया। ठीक। अच्छा नकवी साहब, ये तो हो गया ना शिकवा जवाब शिकवा। अब जो उन्होंने जो पॉइंट रेज़ किए थे, आपने तो आपके कहने का मकसद ये है कि जो पास्ट में पीटीआई जो इनके अपने दौरे हुकूमत में जो पास्ट में दे रहे थे उससे ज़्यादा हिस्सा मिल रहा था। अभी तालपुर साहब ने जो सवाल उठाया था वो ये था कि 17 स्कीमें जो इन्होंने इनको मिलनी चाहिए थी, और सिंध गवर्नमेंट ने जो जो स्कीमें जो है वो प्रपोज़ की थी वो खान साहब ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं की। तो इसके ऊपर आपके क्या रिमार्क्स हैं? देखिए, जहां तक एक्सेप्ट करने की बात है और रकूम की बात है, ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं। वफाक में पीपल्स पीटीआई की गवर्नमेंट है, हमने इन्होंने भी स्कीमें दी। मैं पिछले 3 साल से सिंध हुकूमत को एज एन एमपीए पीसीओ स्कीम देता हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसी तरह ऑपोजिशन का हर एमपीए देता है। रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, इन्होंने अब तक एक स्कीम भी एक्सेप्ट की। तो इसका मतलब ये कोई है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कोई पैसे नहीं खर्च करे। मसला ये है, ये इस्तेहकाक हुकूमत का है, वो स्कीम को तरजीह दे। अच्छा, यानी ये फेडरल गवर्नमेंट का है और इसमें आपके ख्याल में सूबाई हुकूमत का जो है वो कोई रोल नहीं है। तैमूर साहब ये बताएं, ये SIDCL के नाम से जो कंपनी बनाई है विफाक ने, और इसके ऊपर अभी हाल ही में जो है वो बयान भी दिया था जनाब CM साहब ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इसको थोड़ा सा बताएं, इसके ऊपर आपको क्या रिजर्वेशन है? अगर सिंध में थोड़ी सी तरक्की हो रही है या रोड्स वगैरह बन रहे हैं तो उसमें आपका ऑब्जेक्शन किस बात के ऊपर है? मुझे तो अभी भी हैरत है कि मेरे जो भाई है नकवी साहब, उन्होंने जो स्टैंड लिया और जो भी बात की, तो उन्होंने वही बयानिया बोला जो कि बाकी सारे पीटीआई की तरफ से बोल रहे हैं। मैं समझा था, मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हकीकत पसंदा बात करेंगे, पर पता नहीं क्यों नहीं की। पहले मुझे याद है जब बिजली की शॉर्टेज थी और गैस की शॉर्टेज थी, तो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आके कहा था कि वफाकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, और इमरान खान के लिए कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बड़ा स्टैंड लिया था, जिसकी वजह से बड़े हर जगह पे हीरो बन गए थे। मैं आज भी सोच रहा था कि वो यही बात करेंगे कि सिंध का जो शहर कटौती किया गया है वो कैंसिल किया जाए। वो जो TP लेक कनाल बार बार खुल जाता है जो कि फ्लड कनाल है, वो नहीं होगा। मैं समझा कि आज वो कहेंगे कि अगर सिंध को 15 डिमांड की हुई स्कीम में से एक भी नहीं मिली तो कम से कम 6-7 स्कीमें ले आए। अगर एग्जीक्यूट करने की बात है तो एग्जीक्यूट कोई भी कर सकता है, अगर इनको खुद एग्जीक्यूट करनी है या खुद एग्जीक्यूट करें। मैं समझा था कि जब 42 अरब रुपए मिले हैं KPK को, तो शायद नकवी साहब कहेंगे कि यार NH जो है कम से कम 20 अरब के रास्ते जो रोड है यहाँ पर भी हमें बना के दे दे। तो अगर अब पीटीआई स्टैंड लेने को ही तैयार नहीं है, अगर नकवी साहब जैसे लोग भी स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। और आपने देखा है कि अभी 13 इलेक्शन हुई है, 13 बाई इलेक्शन हुई है चौधरी साहब पाकिस्तान में। वफाक में इमरान खान की हुकूमत है और 13 में से 12 बाई इलेक्शन ये हार चुके हैं, ये इन्हीं पॉलिसीज की वजह से। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जनाब अहमद चिनाय साहब ने, CPLC के चीफ रह चुके हैं और कराची में अमन व अमान के हवाले से इनके काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इनसे भी थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल किस किस्म के हालात हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जो है वो हम बात कर रहे थे नकवी साहब से और तालपुर साहब से। हमें ज्वाइन किया है जनाब अहमद चिनाय साहब ने।
सर ये कराची के हवाले से आपका खासा एक्सपोजर रहा है, अमन व अमान के हवाले से। एक वक्त था कि यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स होते थे। तो CPLC के हवाले से मेरा ज़रा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आजकल ये जो CPLC की परफॉर्मेंस है और पुराने दौर में, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये CPLC की परफॉर्मेंस कम हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कल क्या थी और आज क्या है। 2013 में जब ये कराची ऑपरेशन लॉन्च होता है तो उस वक्त हालत ये थी कि कराची में अमन व अमान के हवाले से एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, खला था और कराची में क्राइम उरूज पर थे। आप अगवा बराए तावान ले लें तो रोज़ के 10-15 केसेस अगवा बराए तावान के हो जाते थे। बिल्कुल ऐसी है। आप मोबाइल फ़ोन की छीना झपटी ले लें तो 1000 के ऊपर के नंबर्स ये थे। इसके बाद आप चोरियां डकैतियां ले लें तो वो लतादाद थी। फिर सबसे बड़ा जो कराची के लिए थ्रेट था वो बदनाखोरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कराची ऑपरेशन का आगाज़ होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने मुकामी हुकूमत के साथ मिलकर जो है उस पर काम किया और मैं सल्यूट करता हूँ हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बशमूल रेंजर्स के कि उन्होंने एक बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया और इसके बाद कराची को एक ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल मिली। आज जो आप कराची में अमन व अमान देख रहे हैं या पहले से बेहतर हालात देख रहे हैं, मासिवाई स्ट्रीट क्राइम्स के, मैं आज भी मेरा कंसर्न स्ट्रीट क्राइम पे ज़रूर है। तो स्ट्रीट क्राइम्स के अलावा जो कराची में हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और मैं समझता हूँ कि जो जराइम पेशा अफराद थे उनको एक नकेल डाल दी, उनको पकड़ लिया गया या वो खुदा न खास्ता पुलिस मुकाबले में मारे गए और इस तरह के जो है वो कराची में एक मुकम्मल अमन व अमान की सूरत में कराची जो इतना एक डेंजरस सिटी था वो एक सेफ सिटी की जानिब जाने लगा। तो CPLC की आजकल जो कारकर्दगी है ना CPLC की, उसके ऊपर रोशनी डालें कि आजकल CPLC का नाम भी सुनने में नहीं आ रहा ना। पहले तो सुनते थे जी अब आपका जो है ना एक मतलब समझे कि ये इंट्रोडक्शन ही बन गया कि CPLC चीफ अहमद चिनाई है, लेकिन अब आजकल कौन है CPLC चीफ किसी को नहीं पता। तो उसका ये जो कम होता हुआ किरदार है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम तालपुर साहब के पास जाएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है कि किस तरह वो टीम को लीड करता है। हमने बड़ा ख़तरनाक दौर देखा था और उसको अल्हम्दुलिल्लाह टीम को लीड किया और टीम को इस मुकाम पर पहुंचाया कि CPLC जो है वो शहर की ज़रूरत भी थी और मैं समझता हूं कि CPLC ने जो एक बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो तारीख़ में हमेशा याद रहेगा। मैं समझता हूं कि जो मौजूदा टीम है उसको भी इसी तरह के चलना चाहिए और अपने आप को फ़ाल बनाना चाहिए ताकि जितना ज़्यादा पब्लिक से इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा पब्लिक को हम सहूलत पहुँचाएँगे, यही हमारा मकसद था कि पब्लिक को सहूलत पहुँचाएँ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और जो पब्लिक के दरमियान एक गैप है उसको कम करें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो गैप बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ CPLC को मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है और उसके लिए एक डायनामिक जो है वो लीडरशिप को आगे आना चाहिए। अच्छा, तालपुर साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर ये बताएं कि अब बिल्कुल स्पेसिफिकली आपकी वजारत के हवाले से बात हो जाए, जैसे IT और साइंस की आपके पास वजारत है, तो फवाद चौधरी साहब के पास भी जो है ना वो ये वजारत थी एक वक्त में, तो उन्होंने तो चांद देखना शुरू कर दिया था और चांद के हवाले से उनकी जो साइंस है वो चांद के इर्द गिर्द घूमती थी। अच्छा, आपके पास भी माशाल्लाह आप वेरी वेल यंग एंड एजुकेटेड पर्सन और IT और साइंस के हवाले से आपकी वजारत इस सिलसिले में किस किस्म के कारहाय नुमाया अंजाम दे रही है? आप लोगों ने ये पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स के हवाले से क्या इकदाम फर्दर किए हैं? कोई है आपका इसको कंप्यूटराइज करने का लैंड रिकॉर्ड के हवाले से? तो उसमें IT और साइंस की क्या खिदमात हैं तालपुर साहब? हमने बेसिक अभी इशू फेस कर रहे हैं जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं IT फील्ड में, दुश्मन है खसूसन USA के साथ काम कर रहे हैं। एक तो उनपे एक ऐसा लॉ फेडरल गवर्नमेंट ने लगा दिया है कि कोई पैसे बाहर से ला नहीं सकता, जो जिसके $1000 भी आते हैं तो वो कहते हैं भाई ये तो ब्लैक मनी है। अच्छा, गवर्नमेंट का पैसा है। तो हमने रिक्वेस्ट की भी उनको कि इस चीज को जरा क्लियर करें। तो आपको पता नहीं कि कितनी फॉरेन फंडिंग हमारी एक शो होगी और हमारे एक इस बजट में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। हमने जहाँ तक हमारा हिसाब है, हमने एक मीटिंग कॉल की थी CM साहब के साथ, जिसमें जो भी टैक्सेस लगते हैं इन प्रोडक्ट्स पर, इन सर्विसेज पर बेसिकली, चाहे वो ऑपरेटर्स हो चाहे केबल हाउस हो, तो हमने प्रपोजल बना के भेजा है। अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है कि हम जो भी पंजाब या KPK या बलूचिस्तान चार्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हम उन तीनों से उन टैक्सेस को नीचे ला रहे हैं ताकि एक तो मुल्क का भी भला होगा,
आपकी रेमिटेंसेस बढ़ेंगी और एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे सूबे के भी जो है कि अंदर ज्यादा ये हाउसेज आएंगे जो पंजाब या बलूचिस्तान खासतौर लाहौर शिफ्ट हो गए, दे आल्सो वांट टू कम बैक ऑन दीज कंडीशंस कि हम उनको बाकियों से कम टैक्स दें। खुशखबरी जो मैं बताना चाहूंगा आपको, चिन्होई साहब भी बैठे हुए, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि वही बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था जब ये काम कर रहे थे, अब हालात वो नहीं है। उस जमाने में तो जो हुक्मरान थे वो खुद इन चीजों में मुलविस थे, तो आज वो पार्टनर्स बने हुए हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ। बहरहाल हमने एक सेफ सिटी अथॉरिटी बनाई है और हमारा जो प्लान है 10,000 कैमरा की इंस्टॉलेशन का, वेरी गुड, उसका हमने NRTC के साथ जो है MOU साइनिंग कर ली है, कैबिनेट से हमने अप्रूवल ले लिया है और फर्स्ट फेज में 2900 कैमरा लगेंगे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर और उसके साथ साथ जितने भी एंट्री एग्जिट एरियाज हैं हमारे सूबे के, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, हाईवेज हो, मोटरवेज हो, और उसके साथ साथ हमने बहुत ही एक हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन कैमरास 8 मेगापिक्सल टू 12 मेगापिक्सल विद फेस रिकग्निशन। अच्छा, उसके साथ आपके ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को संभालने के लिए ITS सिस्टम इनबिल्ट है, ड्रोन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह ताला कराची इज गोइंग टू बी नॉट जस्ट सेफ बट द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमने जो ठीक है, प्रोग्रामिंग की है उसके थ्रू कोई ऐसा एक हम स्पॉट भी ब्लैक स्पॉट नहीं छोड़ेंगे जहां पर कैमरा की आंख ना हो। ठीक है। चले IT के हवाले से तो आपने ये डेवलपमेंट बता दी, बातों का सिलसिला जारी रखते हैं नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमारी बात ख़त्म हुई थी। नकवी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये आप सर माशाल्लाह जब अपोजिशन लीडर थे तो यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो अब जो अजीम आदिल शेख की है, इनकी बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं? मतलब इज़ ही वर्किंग ओके, या आपको हैं उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात? क्योंकि देखिए उन्होंने ये जो मलीर वाला जो इलेक्शन जो PTI हारी है, वो तो उनका अजीम आदिल से साहब का होम ग्राउंड समझा जाता है, उनकी साल से वहाँ पे प्रेजेंस है। देखिए, पहली चीज मुझे जी जी, पहली चीज आप इसका सवाल का जवाब दे। अच्छा, ये इस शहर के अंदर 13 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं और 34 साल से रेंजर मौजूद है, ठीक है, पुलिस की इदारत के लिए। ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन्होंने आज से 10 साल पहले शुरू किया था। पंजाब के 3 शहर बिल्कुल उनके अंदर कैमराज वगैरह सब ऑपरेशनल है। इन्होंने जितने कैमराज लगाए थे उनमें से ज्यादातर नाकारा होके फाल लेंगे। ये वाइल्ड सूबा है पाकिस्तान का, इसमें SQ 1122 नहीं चलती। ठीक है, आज तक हलीम आदिल शेख साहब परफॉर्मेंस ताल्लुक है। हमारी पार्टी का असूल ये है कि हम अपनी जवान क़यादत को मौका देते हैं और सीनियर क़यादत उनकी रहनुमाई करती है। तो अजीम आदिल शेख हलीम आदिल शेख साहब जो है वो जवान है आपके ख्याल में? मेरी उम्र 65 साल है, वो अभी भी 50 के, 15 साल का फर्क है। अच्छा, उनके साथ एक और खुर्रम नहीं तो इस तरह तो नकवी साहब खुर्रम शेर जमान उनसे भी ज्यादा नौजवान है। 42 साल है। ये तो नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा उम्र में हो, मुझसे तो वो 10-15 साल छोटे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब अपने हवाले से कह रहे हैं कि नौजवान है। ठीक 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 है। मैं तो इनसे जवान जरूर होऊंगा, उम्र में अपने आप को नौजवान नहीं कहता। अच्छा अच्छा, तो कारकर्दगी बताएं सर, सही है? आर यू सेटिस्फाइड? मैं समझता हूँ ही इज गिविंग वेरी टफ टाइम। ही इज पॉइंटिंग आउट सर, अभी जो पानी की बयानात की हद तक चोरी जो के अंदर हो रही है, उसके ऊपर कच्चे के इलाके में जिस तरह की इन्होंने गाड़ियां खरीदी की APC, जिस तरीके से इन्होंने वही तहखानी जिसको आप चार्ज में ला रहे हैं उसको इन्होंने पीस अवार्ड दिया था, यही तहखानी है जिसका जिक्र रिजवान ने किया था तो उसको इन्होंने सूबा बदर करके रख दिया पुलिस ऑफिसर को। आज दूसरे लोग कह रहे हैं कि इम्तियाज शेख जो है वो उस तहखानी के साथ खड़ा हुआ है और इनको जो है ये बात गले पड़ रही हुई है।
तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिहाज से पानी के सिलसिले पे रिप्रेजेंटिंग इनको गिविंग देम अ टफ टाइम, गिविंग देम अ गुड टफ टाइम। अच्छा, मतलब अब आप बहुत मतलब सेटिस्फाइड हैं हरीम आदिल शेख साहब की कारकर्दगी से। शनाया साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो आजकल स्टॉक मार्केट का जो माशाल्लाह आपका स्टॉक से भी ताल्लुक़ है, थोड़ा सा मौजू से हट के बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको लगता है कि कोई जेन्युइननेस है, इतनी हाइप जो क्रिएट हुई है, या उसमें जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, या वही पुराना सट्टे वाला गेम है कि हाइप कराए, शेयर्स की मार्केट ऊपर तक ले गए और अब एकदम मार्केट नीचे आएगी तो सारे ज़मीन पर? देखिए, मैं आपके सवाल पर हैरान परेशान हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि मुल्क में एक तरक्की की फ़ज़ा है और जीडीपी की शरह जो है वो आपके सामने आई गई, 4 के ऊपर हम चल रहे हैं अभी इस वक्त। इसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है और इसके बाद तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, परफॉर्म करना शुरू हो गई हैं। इसके बाद अगर हम ये कहें कि ये स्टॉक मार्केट फिक्टिशियस है, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम ज़्यादती कर रहे हैं अपने उन इन्वेस्टर्स के साथ जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान में आया है और इसके साथ साथ कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, केमिकल हो, टेक्सटाइल्स हो, सेरामिक्स हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 72 इंडस्ट्रियाँ हो, ये तमाम इंडस्ट्रीज़ जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। आज आप सीमेंट लेने जाते हैं तो आपको वक्त पे सीमेंट नहीं मिलता। आज आप स्टील का ऑर्डर देते हैं तो शायद 2 हफ्ते से पहले आपको डिलीवरी नहीं मिल रही। आज आप ऑटोमोबाइल की बुकिंग देख लें कि 6-6 महीने तक गाड़ियों की एडवांस बुकिंग है। तो ये सारा सिनारियो क्या है? ये सारा सिनारियो इस बात की खमाजी कर रहा है कि हाँ, मुल्क में एक इकोनॉमी में एक रोबस्ट चेंजेस आ गई हैं और एक पैराडाइम शिफ्ट आया है जहां हम नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नकवी साहब, आपके पास आऊँगा। थोड़ा सा जो है ना ये बताएं सर कि अब सिंध के आवाम जो है वो तो किसकी तरफ देखें, आपकी तरफ देखें या पीपल्स पार्टी की तरफ देखें? क्योंकि देखें, दोनों की टग ऑफ वॉर में अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो तो आम आवाम का हो रहा है। तो आम आवाम के लिए क्या फलाह बहबूद के मंसूबे हैं पीटीआई के पास? जबकि सुनने में ये आ रहा है कि एमक्यूएम को मज़ीद एक आध वजारत भी दी जा रही है, तो कुछ हमारे आवाम को भी उम्मीद दिलाएं, सिंध के आवाम को भी, ताकि हमें भी पता चले कि पीटीआई की और खान साहब की यहाँ पे भी कोई नजर करम है। सन 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा दिया था, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, जनरल भी बैठे हुए, नारा तो जरूर दिया था लेकिन गरीब को छत देने का कोई मंसूबा नहीं दिया था। ये हुकूमत आई, हम गरीब को 3% के ऊपर सूद देंगे और 90% सूद पे देंगे। अब हर गरीब जो है अपना मकान बना सकता और 3 लाख रुपए भी देंगे उसको इनिशियल डाउन पेमेंट के लिए। इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस, ठीक है जी। इसको कहते हैं गुड मेजर्स, वो पॉलिसी सस्टेनेबल हो। सिंध में पिछले 13 साल राज, पहले तो राज को खत्म करके सिंध की आवाम को इसका इत्तेफाक देता है कि अगर तुम अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो अपने हुक्मरान करो। कराची शहर के अंदर भी ये सूरत हाल थी कि जब तक यहाँ उसके साथी हुकूमत कर रहे थे जो उसके पीछे चलने को तैयार थे, इस शहर के अंदर भत्ता राज था, इस शहर के अंदर बोरीबंद लाशें थी। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, आपने कभी भत्ते के बारे में नहीं सुना होगा। कभी कोई गोली चल के 57 दिन के लिए साल में मार्केटिंग बंद नहीं की गई। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपका, और क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे चिनाई साहब से, और तैमूर तारपुर साहब भी हमारे साथ लाइन पे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। एक क्लोजिंग रिमार्क्स चिनाई साहब के एंड देन वी विल वाइंड अप। जी सर। जी देखिए, जब हम इकनॉमी की बात कर रहे हैं और इतनी रोबस्ट इकनॉमी की बात कर रहे हैं कि इकनॉमी बेहतर हो रही है, तो अब मेरी हुकूमत से गुजारिश ये होगी, नकवी साहब बैठे हुए हैं, कि हम अपने जो निचला तबका है उसके लिए अब बात करें कि ज़ाहिर है दुनिया भर में एक फूड इन्फ्लेशन आया हुआ है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो कराची में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, और उस फूड इन्फ्लेशन का मुकाबला जो है वो करने के लिए 2 चीज़ें हैं। देखिए, फूड का तमाम बिज़नेस जो है वो प्राइवेटली कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट का उस पर कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी एडवाइस है कि उसको इस तरीके से हैंडल कर सकती है कि हम जो है वो अपना पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें, हमारा जो मिनिमम पे स्केल है उसको बढ़ाने की बात करें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया चिनाई साहब आपका। मुअद्दिबाना गुजारिश है, चाहे सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो,
तो आवाम के लिए भी कुछ करे, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करें हम, और कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। हमने तो ये सुना हुआ है कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर कुछ करने की अगर हमारे में विल है तो वी कैन डू इट। क्योंकि ज़ाहिर है अगर 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 गरीब आदमी है वो अपनी भूख तो शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन बच्चों की भूख जो है ना वो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आप भी सोचें, हम भी सोचें, और इजाज़त दें। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।